दोस्तों, पर्शियन गल्फ़ के शमाल मगरब में महज 17,820 मरबा किलोमीटर रकबा पर फैला ये छोटा सा अरब मुल्क कुवैत है। शमाल और शमाल मगरब में ये मुल्क इराक़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जबकि जनूब में कुवैत का बॉर्डर सऊदी अरब के साथ मिलता है। इसकी आबादी महज 52 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन इसमें से भी 36 लाख लोग बुनियादी तौर पर कुवैती नहीं बल्कि दूसरे ममालिक से आकर यहाँ रोज़गार वगैरह के सिलसिले में आबाद हुए हैं, जो कुल आबादी का तकरीबन 70% बन जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कुवैत के एक तरफ सऊदी अरब है, जो कि एक बड़ा और तारीखी मुल्क है और जजीरा नुमा अरब का सबसे बड़ा मुल्क भी है, जबकि दूसरी जानिब इराक़ है, जो कदीम तरीन इंसानी तहज़ीबों का मरकज़ रहा है और इसकी तारीख हज़ारों सालों पर मुहित है। लेकिन इन दोनों के ऐन दरमियान में छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा कुवैत एक अलग मुल्क के तौर पर आखिर वजूद ही क्यों रखता है? ये क्यों सऊदी अरब या इराक़ का हिस्सा नहीं? क्या ये हमेशा से ही एक अलग मुल्क था? और क्या ईरान या सऊदी अरब या कोई और मुल्क कुवैत पर हक़ मलकियत रखता है? आइए ये सब जानते हैं। दोस्तों, जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है कि कुवैत किसी मुल्क का हिस्सा रहा है, तो बिल्कुल इराक़ का दावा था कि ये ख़ित्ता इराक़ी टेरिटरी है, बल्कि ऐसा हकीकत में भी था। कुवैत कभी भी अलग कोई मुल्क तारीख़ी तौर पर नहीं रहा। इराक़ कुवैत पर अपना कदीम खिलाफत उस्मानिया के दौर के एक इंतज़ाम के तहत कर रहा था। दरअसल इस एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम के तहत 19वीं सदी में जब इराक़ पर उस्मानियों का कंट्रोल था, तो कुवैत को बसरा वलायत का एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया था, यानी कुवैत खिलाफत उस्मानिया के सूबे बसरा का एक डिस्ट्रिक्ट था। कुवैत की आज़ादी के वक्त भी इराक़ ने ये दावा दोहराया था और 2 साल तक इसी वजह से कुवैत की रिकग्निशन भी होल्ड पर रखी थी। फिर इराक़ी सदर सद्दाम हुसैन ने पहली गल्फ़ वार के दौरान 1990 की दहाई में मुख्तसर वक्त के लिए कुवैत पर कब्ज़ा भी कर लिया था। लेकिन जल्द ही अमेरिका, बरतानिया और दूसरे इत्तेहादी ममालिक की फोर्सेज ने कुवैत को इराक़ी कब्ज़े से छुड़ा लिया था। इसके बाद दोनों ममालिक के लैंड बॉर्डर्स का बाकायदा तयन 1993 में किया गया था, लेकिन समंदरी हदूद को बाद में बाहमी रजामंदी से हल करने के लिए छोड़ दिया गया था। कुवैत आखिर कैसे वजूद में आया और कैसे हालात इस नहज तक पहुँचे कि मुख्तसर वक्त के लिए कुवैत को आज़ाद मुल्क के तौर पर अपना वजूद भी खोना पड़ा, यानी इराक़ ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। ये सब जानने के लिए हमें तारीख़ पर नज़र डालना होगी। दोस्तों, कुवैत की तारीख़ को समझने के लिए 1400 साल पीछे हम चलते हैं, जब 7वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में ये खित्ता काज़िमा कहलाता था। 633 ईस्वी में खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में ये वही मुकाम था जहाँ तारीख़ी जंगे सलासल यानी बैटल ऑफ चेन्स लड़ी गई। अहद साज सिपा सालार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सासानी सल्तनत की पेशकदमी को काज़िमा के साहिल पर रोका और यूँ ये खित्ता पहली बार सल्तनत इस्लामी का हिस्सा बना। इस दौर में ये इलाका बसरा और हिजाज़ के दरमियान एक अहम तजारती गुज़रगाह और दफ़ाई चौकी की सी हैसियत रखता था, जहाँ से गुजरने वाले काफ़िले अपनी मंजिलों की जानिब बढ़ा करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ मरकज़ी खिलाफत कमज़ोर हुई तो यहाँ मुकामी कबाइल का असर व रसूख बढ़ने लगा। 1521 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बहरी ताकत के बलबूते पर खलीज फ़ारिस के अहम मकामात बशमूल कुवैत के साहिल पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया था, लेकिन उनका ये गलबा ज़्यादा अरसा बरकरार नहीं रह सका था। 17वीं सदी के वस्त तक पुर्तगालियों को 2 महाजों पर मुज़ाहमत का सामना था। एक तरफ ब्रिटिश और डच तजारती कंपनियों ने समंदरी रास्तों पर उनकी इजारादारी को चैलेंज कर दिया था, तो दूसरी तरफ अमान के मकामी हुक्मरानों ने पुर्तगालियों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म जंग शुरू कर दी थी। मसलसल जंगों और यूरोप में पुर्तगाल की गिरती हुई ताकत की वजह से वो खलीज फ़ारिस के इन दूर दराज इलाकों और किलों का दिफा न कर सके और ये इलाका पुर्तगालियों के कब्ज़े से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गया। पुर्तगालियों के जाने के बाद ये इलाका सऊदी वस्ती रीजन नजद के ताकतवर कबाइल की आमाजगाह बन गया, जहाँ से 17वीं सदी के आखिर में बनी उतबा नामी एक बड़े कबाइली इत्तेहाद ने हिजरत शुरू की। बनी उतबा दरअसल नजद के इलाके से कहत और नामसायद हालात की वजह से निकले थे, जिनमें आले सबा, आले खलीफा और अल जलाहमा जैसे ख़ानदान और कबाइल शामिल थे। ये वही गिरोह है जिसका एक हिस्सा यानी आले खलीफा आज बहरीन पर हुक्मरानी कर रहा है। इसी कबीले ने कतर को भी आबाद किया था। कुवैत के साहिलों ने इन लोगों को कीमती मोती निकालने और इसकी बैनुल-अक़वामी तजारत के ऐसे तजारती मौक़े फराहम किए जो इस खित्ते के दूसरे किसी भी इलाके में मैसर नहीं थे। 1752 में कुवैत की तारीख का वो फैसला कुन मोड़ आया जब यहाँ के ताजरों और मकामी अफराद ने मिलकर अपना नज़्म व नस्क चलाने के लिए एक सरबराह के इंतखाब करने का फैसला किया। इस अहम जिम्मेदारी के लिए शेख सबाह बिन जाबिर
सबा अव्वल का इंतखाब किया गया, जिनका ख़ानदान यानी आले सबा सऊदी इलाके नजद से हिजरत करने वाले बनी उतबा का हिस्सा थे। इस इंतखाब के साथ ही कुवैत एक मनज़्ज़म सियासी इकाई के तौर पर उभरा, जहाँ हुक्मरान ख़ानदान का काम दिफा और इंतज़ाम संभालना था, जबकि दूसरे कबाइल और ख़ानदान इलाके की तजारत पर तवज्जो देते थे। 18वीं सदी के ख़त्म होने तक कुवैत बसरा के मतबादल के तौर पर एक आज़ाद और महफूज बंदरगाह बन चुका था। अपनी इसी अहमियत की वजह से बड़ी ताकतें इसकी तरफ खिंची चली आईं और यहीं से कुवैत की जदीद जगराफियाई कशमकश का आगाज़ शुरू हुआ। दोस्तों, 18वीं सदी के वस्त तक जहाँ एक तरफ आले सबा कुवैत में अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे, तो वहीं दूसरी जानिब सल्तनत उस्मानिया ऑटोमन अम्पायर इस खित्ते पर अपना असर और रसूख बढ़ाने की कोशिशों में मसरूफ़ थी। अगरचे खिलाफत उस्मानिया का इस इलाके पर कंट्रोल तो था, लेकिन 1875 में उन्होंने कुवैत के हुक्मरान शेख अब्दुल्ला सबा को कायम मकाम ज़िलाई गवर्नर का खिताब देकर उसे बाकायदा तौर पर अपनी वलायत बसरा का एक इंतज़ामी हिस्सा करार दे दिया था। हकीकत में ये कंट्रोल महज कागजी या इलामती था, क्योंकि उस्मानियों ने ना तो कभी कुवैत से टैक्स वसूल किया, ना ही यहाँ पर कोई उस्मानी फौज तैनात थी। ये एक ऐसा समझौता था जिसमें उस्मानियों को अपनी सल्तनत की वसअत का एहसास मिलता था और कुवैतियों को सल्तनत के झंडे तले बहरी तजारत में तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहता था। याद रहे कि ये वो ज़माना था जब बरतानिया भी खलीज फारस के साथ वाक़े दीगर दूसरी रियासतों के साथ प्रोटेक्शन के माहिदे साइन कर रहा था और अपना असर और रसूख इस खित्ते में तेज़ी से बढ़ा रहा था, जबकि खिलाफत उस्मानिया दिन ब दिन कमज़ोर से कमज़ोर होती चली जा रही थी। 19वीं सदी के आखिर में खलीज फारस खित्ते की सियासत ने एक नया रुख इख्तियार किया। उस वक्त जर्मनी उस्मानियों के साथ मिलकर बर्लिन से बगदाद रेलवे लाइन बिछाने का मंसूबा बना रहा था, जिसका आखिरी स्टेशन कुवैत की बंदरगाह को बनाने की तजवीज़ थी। जाहिर है खिलाफत उस्मानिया ने कुवैत को एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे रखा था, लिहाजा उनके लिए जर्मनी के साथ मिलकर कुवैत में कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का मंसूबा तामीर करना मुश्किल नहीं था। बरतानिया, जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बहरी ताकत था, जर्मनी के मंसूबे को अपने मुफादात के लिए खतरा समझ रहा था। बरतानिया को खदशा था कि अगर जर्मन कुवैत तक पहुंच गए तो खलीज फारस पर ब्रिटिश इजारादारी मुतासिर होगी। इसी खौफ ने बरतानिया का रुख कुवैत की तरफ मोड़ा। इन हालात में जब खिलाफत उस्मानिया भी कमज़ोर होती चली जा रही थी, तो कुवैत के हुक्मरान शेख मुबारक सबा ने अपनी खुद मुख्तारी को बचाने के लिए बरतानिया से हाथ मिलाना ही ज़्यादा बेहतर समझा। यूँ 1899 में बरतानिया और कुवैत के दरमियान एक माहिदा तय पाया। इस माहिदे के तहत बरतानिया ने कुवैत के दिफा की जिम्मेदारी ली, जबकि कुवैती हुक्मरान इस बात पर राज़ी हो गए कि वो बरतानिया की मर्जी के बगैर अपनी ज़मीन किसी दूसरे मुल्क को बेचेंगे नहीं और ना ही लीज वगैरह पर देंगे, ना ही किसी और मुल्क के साथ किसी किस्म का कोई माहिदा करेंगे। यही वो लम्हा था जिसे जदीद कुवैत की बुनियाद समझा जाता है, क्योंकि अब वो खिलाफत उस्मानिया से निकलकर बरतानवी तहफ़्फ़ुज़ में आ चुका था। हाँ, अलबत्ता कुवैत को एक मसला उस वक्त ज़रूर दरपेश था, और वो ये था कि कुवैत की हदूद यानी बॉर्डर वेल डिफाइंड नहीं थे। जंग अज़ीम अव्वल से कुछ ही महीने पहले 1913 में बरतानिया और खिलाफत उस्मानिया ने तवील मुज़ाकरात के बाद एक दस्तावेज़ तैयार की, जिसे एंग्लो ऑटोमन कन्वेंशन कहा जाता है। इसका मकसद खलीज फारस के खित्ते में अपने अपने एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस और कुवैत की हदूद का तयन करना था। इस कन्वेंशन में दो अहम बॉर्डर्स ड्रा किए गए। पहला बॉर्डर, जिसे रेड लाइन कहा जाता है, वो कुवैत शहर से तकरीबन 80 किलोमीटर रेडियस के फासले का एरिया था, जहां आले सबा की मुकम्मल हुक्मरानी को तस्लीम किया गया। ये एक सर्कुलर बाउंड्री थी। दूसरी लकीर, जो मुकम्मल सर्कल तो नहीं था, इसे ग्रीन लाइन कहा जाता है। इसमें सल्तनत उस्मानिया ने तस्लीम किया कि यहाँ के कबाइल भी कुवैत के ही ज़ेर असर हैं। इस एक्सटेंडेड एरिया से भी कुवैती हुक्मरान खिराज और टैक्सेस वगैरह वसूल कर सकते थे। इस माहिदे पर इतफाक तो हो गया था, लेकिन ये माहिदा कभी भी नाफिज न हो सका, क्योंकि इसके कुछ ही अर्सा बाद जंग अज़ीम अव्वल स्टार्ट हो गई और उस्मानी सल्तनत इस जंग में शिकस्त के बाद हमेशा के लिए बिखर गई। उस्मानियों की जंग अज़ीम अव्वल में शिकस्त के बाद फातेह इत्तेहादियों ने खिलाफत उस्मानिया के तमाम इलाके आपस में बांट लिए। यूँ कुवैत के साथ वाक़े इराकी खित्ता भी बरतानिया ही के कंट्रोल में जंग अज़ीम अव्वल के बाद आ गया था। जंग अज़ीम अव्वल के खात्मे पर कुवैत को अपने जनूब में एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ा, जो नजद के सुल्तान इब्ने सऊद यानी मौजूदा सऊदी अरब के पानी की उभरती हुई ताकत थी। याद रहे कि मॉडर्न सऊदी रियासत अभी वजूद में नहीं आई थी, लेकिन उस ज़माने में आले सऊद जज़ीरा नुमा अरब के मुख्तलिफ इलाकों को यूनाइट और अपने ज़ेर असर कर रही थी, जो मुख्तलिफ कबाइल या गरोहों के कंट्रोल में थे। जैसे जैसे सऊदी रियासत फैल रही थी, इसे मुख्तलिफ नाम दिए जा रहे थे। तब सऊदी रियासत को सल्तनत ऑफ नजद कहा जाता था। याद रहे कि सरहदों के तयन और कबाइली वफादारियों पर होने वाले इस झगड़े ने 1919 में कुवैत नजद जंग की शक्ल इख्तियार कर ली थी। इस लड़ाई के बाद 1922 में ब्रिटिश एहलकार पर्सी कॉक्स ने अकेर प्रोटोकॉल के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान सरहद का तयन करवा दिया था।
اس سمجھوتے کے بعد کویت کو اپنی کلیمڈ یعنی دعویٰ کردہ زمین جو گرین لائن تک تھی اس کا ایک بڑا حصہ لوز کرنا پڑا۔ تنازع کو ختم کرنے کے لیے پرشین گلف کے ساحل پر تقریباً 5770 مربع کلومیٹر کا ایک علاقہ نیوٹرل زون قرار دیا گیا، جہاں دونوں فریقوں کے برابر کے حقوق تسلیم کیے گئے۔ یہ علاقہ اس لیے نیوٹرل رکھا گیا تاکہ مقامی چرواہوں اور خانہ بدوش قبائل کی نقل و حرکت وغیرہ میں رکاوٹ نہ آئے۔ سعودی ریاست کے ساتھ بارڈر طے کرنے کے بعد اب عراق کے ساتھ بارڈر فائنل کرنے کی باری تھی۔ 1932 میں جب عراق برٹش مینڈیٹ سے نکل کر آزاد ہونے کے قریب تھا تو کویت اور عراق کے درمیان سرحدوں کا تعین تبادلہ خطوط کی صورت میں ہوا۔ یہ ٹیکسٹ کی فارم میں ایک معاہدہ تھا، یعنی لکھا ہوا معاہدہ تھا، لیکن آن گراؤنڈ کوئی باقاعدہ ڈیمارکیشن یعنی سرحد کا تعین نشاندہی کے ساتھ نہیں تھا۔ 1932 کے اس معاہدے نے بین الاقوامی سطح پر کویت کے جغرافیائی وجود کو ایک باقاعدہ طور پر قانونی شکل دے دی تھی۔ دوستو، جب جون 1961 میں کویت نے برطانیہ کے ساتھ اپنا پروٹیکٹوریٹ معاہدہ ختم کر کے مکمل آزادی کا اعلان کیا تو عراق کے اس وقت کے وزیر اعظم عبدالکریم قاسم نے کویت کو آزاد ملک تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور ان کا دعویٰ تھا کہ کویت دراصل عراق ہی کا تاریخی طور پر حصہ ہے، جو خلافت عثمانیہ کے دور میں بصرہ ولایت کے ماتحت ایک ڈسٹرکٹ ہوا کرتا تھا۔ عبدالکریم قاسم نے دھمکی دی کہ وہ طاقت کے زور پر کویت کو عراق کا حصہ بنا لیں گے۔ اس دھمکی کے جواب میں برطانیہ نے اپنے فوجی دستے ایک بار پھر کویت بھیجے تاکہ کویت کی سرحدوں کا دفاع کیا جا سکے۔ برطانیہ کے اس ملٹری آپریشن کو آپریشن وینٹیج کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے برطانیہ کسی بھی قیمت پر تیل کی دولت سے مالا مال اس چھوٹے سے ملک کو عراق کا حصہ نہیں بننے دینا چاہتا تھا۔ عراق اور کویت کی یہ کشیدگی 2 سال تک برقرار رہی اور کویت کو عرب لیگ کا حصہ بننے میں بھی عراق کی مخالفت کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ فروری 1963 میں عراق میں ایک فوجی بغاوت کے نتیجے میں عبدالکریم قاسم کا اقتدار ختم ہوا، انہیں قتل کر دیا گیا۔ نئی عراقی حکومت نے اپنی خارجہ پالیسی میں تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا اور بالآخر اکتوبر 1963 میں عراقی حکومت نے آفیشلی کویت کی آزادی اور خود مختاری کو تسلیم کر لیا۔ عراق نے کویت کو 1932 کے بارڈرز کی بنیاد پر ہی تسلیم کیا تھا، لیکن یاد رہے کہ اس معاہدے میں گراؤنڈ پر کوئی ڈیمارکیشن نہیں ہوئی تھی۔ کویت کی ریکگنیشن کے بعد ظاہر ہے ایسا لگا کہ یہ تنازع ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہوا نہیں تھا۔ یاد رہے کہ 1922 میں کویت اور تب کی سعودی ریاست کے درمیان جو نیوٹرل زون قائم کیا گیا تھا اسے 1969 میں دونوں ممالک نے آپس میں تقسیم کر لیا تھا اور یہاں بیچ میں ایک ڈیوائڈنگ لائن کھینچ لی گئی تھی۔ نیوٹرل زون کی تقسیم کے بعد شمالی حصہ کویت کی ٹیریٹری بن گیا تھا، جبکہ اس لائن کا جنوبی حصہ سعودی عرب کے کنٹرول میں چلا گیا تھا۔ دوستو، 1979 میں جب صدام حسین نے باقاعدہ عراق کا اقتدار سنبھالا تو جلد ہی انہوں نے ایران کے ساتھ ایک طویل 8 سالہ جنگ شروع کر دی، جس میں کویت نے عراق کی بھرپور مالی مدد کی۔ کویت بظاہر تو چھوٹا ملک تھا، لیکن یہاں تیل 1938 میں دریافت ہو چکا تھا، لہٰذا اس کے لیے عراق وار کی فنڈنگ کوئی زیادہ مسئلہ نہیں تھا۔ جب 1988 میں یہ جنگ ختم ہوئی تو عراق معاشی طور پر تباہ ہو چکا تھا اور $40 ارب سے زائد کا مقروض ہو چکا تھا، جس میں کویت کا قرض $10 ارب سے زائد تھا۔ جب کویت نے اپنے یہ قرض کی رقم واپس مانگی تو صدام حسین نے صاف انکار کر دیا اور الٹا یہ دعویٰ کیا کہ عراق نے ایران کے انقلاب کو روک کر پورے عرب خطے اور بالخصوص کویت کو اس سے تحفظ دیا ہے، اس لیے یہ قرضہ گرانٹ میں کنورٹ کر دینا چاہیے، یعنی عراق سے واپس کویت کو یہ رقم نہیں مانگنی چاہیے۔ دوستو، اس دور میں جب عراق پہلے ہی معاشی دباؤ کا شکار تھا، اس پر دباؤ مزید بڑھانے کے لیے کویت اور UAE نے تیل کی پیداوار مزید بڑھا دی، جس سے عالمی منڈی میں ظاہر ہے تیل کی قیمتیں گر گئیں اور عراق کے لیے اپنا قرض اتارنا اور معاشی مشکلات کو کنٹرول کرنا اور بھی مشکل ہو گیا، کیونکہ عراق بھی تو تیل ہی ایکسپورٹ کیا کرتا تھا، لہٰذا تیل کی قیمتوں کا زیادہ رہنا ہی عراق کے لیے مفید تھا۔ صدام حسین نے کویت پر معاشی جنگ کا الزام لگایا اور ساتھ ہی دعویٰ بھی کر ڈالا کہ سرحد پر موجود رومیلا آئل فیلڈ سے عراق کا تیل بھی کویت چوری کر رہا ہے۔ صدام حسین کا الزام تھا کہ کویت مغربی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سلانٹ ڈرلنگ یعنی ترچھی ڈرلنگ کے ذریعے عراق کی حدود سے بھی تیل نکال رہا ہے، لیکن دوستو دراصل ایسا تھا نہیں۔ ماہرین کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان مشترک اس آئل فیلڈ میں تیل کا قدرتی بہاؤ ہی کویت کی سمت زیادہ تھا، مگر صدام کو جنگ کے لیے شاید ایک بہانے ہی کی ضرورت تھی۔ بالآخر 2 اگست 1990 کو صدام حسین نے کویت پر حملہ کر دیا اور چند ہی گھنٹوں میں چھوٹے سے ملک پر قبضہ کر لیا۔ کویت کو عراق کا 19واں صوبہ بھی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا۔ کویت تقریباً 7 ماہ تک عراقی فورسز کے کنٹرول میں رہا۔ فروری 1991 میں امریکہ، برطانیہ اور ان کے اتحادی ممالک کی اتحادی فورسز نے آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کے ذریعے عراقی فوج کو کویت چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس جنگ میں سعودی عرب، بحرین، UAE وغیرہ نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا۔ بحرین کی سرزمین پر واقع امریکہ کے 5th نیول فلیٹ نے اس جنگ میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ عراق کویت جنگ کے بعد یونائٹڈ نیشن نے مداخلت کی اور 1993 میں ایک کمیشن کے ذریعے دونوں ممالک کے بارڈر کا تعین کیا گیا، جو کم و بیش 1932 کے معاہدے ہی کے مطابق تھا۔ تاہم یہ بارڈر سمندر میں .162 پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے آگے گہرے سمندر
समंदर की हदूद पर दोनों ममालिक में इतफाक़ नहीं हो सका था। पॉइंट 162 कम गहरे समंदर की जिस हदूद में है, यहाँ से अंदर यानी ज़मीन की तरफ समंदरी हिस्से को खौर अब्दुल्ला कहा जाता है। खौर अब्दुल्ला में मीडियन लाइन यानी दरमियानी लाइन के तहत दोनों ममालिक की बाउंड्री फाइनल की गई थी, लेकिन ये खाड़ी या इनलेट तंग है। यहाँ से जब शिप्स वगैरह गुजरते हैं तो जाहिर है पानी की गहरी साइड को फॉलो करने के लिए कभी इराकी तो कभी कुवैती टेरिटरी में उनको जाना पड़ता है। इस मामले को सुलझाने के लिए और नेविगेशन की आसानी के लिए 2012 में इराक और कुवैत दोनों ममालिक ने खौर अब्दुल्ला के हवाले से एक मुआहदा किया, जिसमें इराक और कुवैत ने यहाँ कोऑपरेशन और दीगर तकनीकी मामलात पर आपस में इतफाक़ किया। खौर अब्दुल्ला वो अहम समंदरी रास्ता है जहाँ से इराक के जहाज़ अपनी पुरानी बंदरगाह उम्मे कसर तक पहुँचते हैं। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि इस मुआहदे का ज़्यादा फ़ायदा इराक ही को था, जिसकी साहली पट्टी इंतहाई कम है। इस मुआहदे को दोनों ममालिक ने अपने अपने पार्लिमान से तौसीक करवा के 2013 में यूनाइटेड नेशंस में सबमिट कर दिया था, यानी अब ये एक बाकायदा लीगली बाइंडिंग मुआहदा बन चुका था। लेकिन हालिया चंद बरसों में ये मामला एक बार फिर मज़ीद पेचीदा हो चुका है। दरअसल दोनों ममालिक खौर अब्दुल्ला के साहिल पर पोर्ट्स बना रहे हैं। कुवैत बोबियान जजीरे पर मुबारक अल कबीर पोर्ट बना रहा है, जबकि इसके बिल्कुल दूसरी जानिब अपोजिट साइड पर इराक ग्रैंडफा पोर्ट तामीर कर रहा है। इराक की ये पोर्ट यूरोप तक तजारत के लिए गेटवे और राहदारी के तौर पर काम करेगी। इराक को खदशा है कि कुवैत की बंदरगाह इसके इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। इसी खतरे के पेश नज़र सितंबर 2023 में इराक की सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के समंदरी मुआहदे को ये कहकर नलिफाई कर दिया कि ये इराकी आइन की खिलाफ वर्जी है। इसकी तौसीक के लिए 2/3 अक्सरियत इराकी पार्लिमान ने हासिल नहीं की थी। अब इराक समंदर में मौजूद कुछ शॉल्स यानी रेत के टीलों वगैरह पर अपना हक जतला रहा है। शॉल समंदर में रेत या मिट्टी का वो ऊंचा हिस्सा होता है जो लो टाइड के वक्त पानी से बाहर आ जाता है, यानी जब पानी का बहाव कम होता है। अगर ये शॉल्स इराक के हिस्से में आ जाते हैं तो बैनुल अक़वामी कानून के तहत इराक की समंदरी हदूद खौर अब्दुल्ला में मज़ीद जनूब में शिफ्ट हो जाएगी और इसे ज़्यादा गहरे पानी तक रसाई और हदूद मिल जाएगी। इराक ने 2026 में इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में बाकायदा तौर पर अपना दावा भी जमा करवाया है। अब देखना यह है कि इस पर क्या फ़ैसला होता है। दोस्तों, हमने आपको बताया कि कुवैत क्यों एक अलग मुल्क के तौर पर एग्जिस्ट करता है। 1991 में गल्फ़ वार के खात्मे के बाद से कुवैत में अमरीकी फ़ौज की एक बड़ी तादाद मुस्तकिल तौर पर तैनात है। इस वक्त कुवैत में अमेरिका का सबसे बड़ा और अहम फ़ौजी मरकज़ कैंप आरिफ जान है, जो खित्ते में अमरीकी ऑपरेशंस के लिए रीढ़ की हड्डी की सी हैसियत रखता है। ताहम हालिया ईरान अमरीका कशीदगी और जंगी सूरत हाल में इस मिलिट्री बेस को ईरानी फोर्सेस की जानिब से निशाना बनाया गया है, जिससे वहाँ बड़े नुकसानात की इतलात भी हैं। दोस्तों, आप कमेंट्स में हमें ये बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या कुवैत को वाकई एक अलग मुल्क होना चाहिए था, या कॉलोनियल ब्रिटिश ने सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इराक का एक हिस्सा काट कर एक अलग मुल्क बना डाला। कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और इस तरह की मालूमाती तहकीकाती वीडियोज़ आइंदा भी देखने के लिए बिग सोचो को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।